अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इतना आप लोग जानते हो कि टोटल मास ऑफ एटम पूरा कंसंट्रेट होता है एक स्मॉल स्फीयर में, जिसकी रेडियस 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर में यानी फर्मी में होती है। फर्मी एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है, उसी ने डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने बाय अल्फा स्कैटरिंग 1911 में, और 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की। तो इन चीजों को जानना जरूरी है कि वास्तव में न्यूक्लियस है क्या चीज। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है? हेलो? मैं बार बार यस नहीं सर। पूछूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद जब भी आवाज नहीं आए तो मुझे आप बताना, जहां दिक्कत हो दिखने में वो बताना। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? चलिए, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को मैं एक एक चीज बताऊंगा क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। 1911 रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड ने बताया था, यार पेन नहीं है दूसरा ब्लू वाला? अरे कल जिस पेन से लिख रहा था मैं, रदरफोर्ड ने बताया था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसी ने बताया था कि टोटल मास जो होता है किसी भी एटम का, ध्यान रखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी घूमते हैं एटम में, तो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू मास ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? और 1932 में और थोड़ा आगे बढ़ा कंसेप्ट, तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बताई। ये दो चीजें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हालांकि ये नहीं आएगा लेकिन तब भी मैंने बताया। अच्छा, अब खास बात देखो आप कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को एक रिजिड स्फीयर मानते हैं, रिजिड, टाइटली बाउंड, और ये जनरली प्लाज्मा स्टेट में होता है। प्लाज्मा का मतलब है कि केवल न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन यानी प्रोटॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये कहलाते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ध्यान रखना जो वर्ड है, अगर आपने पढ़ा है तो जानते हैं आप। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज न्यूक्लियस, और जितने भी न्यूक्लियस हैं चाहे वो किसी भी एटम के हों, सबकी डेंसिटी जो होती है वो 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब होती है। ध्यान रखिएगा, मतलब ब्लैक होल की बात करें हम, आपने ब्लैक होल का नाम सुना है? जो ब्लैक होल हैं वो एक्चुअली ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ न्यूक्लियस। किससे बने? न्यूक्लियस से। तो उनकी डेंसिटी भी 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब है, एंड दिस इज डेंसिटी फॉर ऑल न्यूक्लियस, ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियस। एक बात आप याद रखो, दिस इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑल टाइप्स, यानी न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, पहली चीज। क्लियर हुआ? अच्छा, अब न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो इसके P प्लस एन को कहते हैं ए, मास नंबर। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ऑल्सो नोन एज मास नंबर। इसका नाम लिख दीजिएगा, मास नंबर। P प्लस एन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z होता है। और अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। हाँ, तो अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, लेकिन हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ये होगा। ठीक होगी बात, क्लियर होगी। एक्चुअली ये सब चीजें बहुत लॉजिक हैं, लेकिन तब भी हमें जानना जरूरी है। जो प्रोटॉन है उसको 1n1, न्यूट्रॉन को 0n1 और इलेक्ट्रॉन को -1 इलेक्ट्रॉन 0। इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजेंट मान लेते हैं, मास नंबर नहीं लेते उसमें। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना आप, प्रोटॉन के बीच में, अब यहां पर हमारी बात होती है कि टाइप्स क्या होते हैं न्यूक्लियस। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस ग्रुप, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस ग्रुप। पहले मैं सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके बहुत इजी हो जाएंगे, चाहे वो आईआईटी में आए चाहे वो किसी भी उसमें आए। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस ग्रुप्स, फिर मैं स्टेबिलिटी वगैरह सब बताता हूँ। पहला है आपका आइसोटोप, दूसरा है आइसोबार्स, अब मैं बताऊंगा क्या चीज है ये, आइसोबार्स। तीसरा है आइसोटोन्स, और चौथा है आइसोडाइफर। आइसोडाइफर चार ग्रुप में डिवाइड। आइसोटोप में जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो, Z सेम A डिफरेंट। आइसोबार्स में A सेम एंड Z डिफरेंट। आइसोटोन्स में सुना है आपने N सेम, यानी आइसोडाइफर्स में जो आपका N सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, या आप कहें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, A-Z। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें जिसमें A-Z सेम है, क्योंकि आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स A हैं और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन Z हैं, तो A-Z जिन न्यूक्लियस पे सेम होगा वो आइसोटोन्स में आएंगे। और आइसोडाइफर वो होते हैं जिसमें डिफरेंस ऑफ N-Z सेम हो, N-P जिसमें सेम। अब N क्या है, A-Z, और P क्या है, सिर्फ Z, यानी A-2Z। जिसमें A-2Z सेम हो ऐसे न्यूक्लियस आइसोडाइफर होंगे। ये क्लियर हो गई बात, समझ में आया। ये कुछ ग्रुप्स बना रहा हूं। अब साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस सबको दिख रहा है भाई? हेलो, सबको दिख रहा है? अरे बोलो भाई। गुड। यस सर। हाँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक से, मतलब कहीं भी आपको दिक्कत आए मुझसे पूछ लीजिएगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसको फर्मी ने बताया था। किसने बताया था? फर्मी ने। हालांकि फर्मी एक यूनिट है लेंथ की, जिसको 10⁻⁻15
मीटर के ऑर्डर की होती है। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो डेंसिटी होती है सारे न्यूक्लियस की, जितनी भी डेंसिटी है सारे न्यूक्लियस की, वो सेम होती है। अब डेंसिटी सेम है तो निश्चित सी बात है, अगर मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और आप जानते हो कि मास नंबर जो है वो ए है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो उन्होंने लिखा जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। ए क्या है? मास नंबर। जितने भी न्यूक्लियस हैं उन सब की डेंसिटी कांस्टेंट होने के कारण अगर मास बढ़ रहा है तो वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। यानी जितने हैवी न्यूक्लियस होंगे, यानी जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक मास नंबर होगा उसका उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। बात क्लियर हो गई? अब इस वॉल्यूम को चूंकि हम क्या मानते हैं, परफेक्ट स्फीयर है। क्या मानते हैं? परफेक्ट स्फीयर है। तो इस वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और फर्मी ने सॉल्व किया इसे, तो उसने फाइनल रिजल्ट दिया आर इज इक्वल टू आर नॉट, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, कांस्टेंट की वैल्यू रखी, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ध्यान रखना, और ए की पावर 1/3। इसमें तो पावर 1/3 आई जाएगी। ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का जिसका एटॉमिक मास नंबर ए है, और आर नॉट कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, ये है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया अभी? तो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है। फर्मी ने बताया न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है सारे न्यूक्लियस की वो कांस्टेंट है, एंड दिस डेंसिटी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ ब्लैक होल्स। ये सब चीजें हमें क्लियर समझ में आया? अभी मैं इस पर एक दो सवाल कराता हूँ, छोटे छोटे सवाल। देखिए, अरे बुद्धे ना, एक मिनट वेट करना, एक सेकंड। हम्म। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए आप, मैं आपसे बोलूं कि भाई 3Li7 एंड 4B7 ये क्या है? ये कौन से न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको? आंसर बोलो। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये आइसोबार। किसमें? किसमें? जल्दी बोलो, किसमें? आइसोबार। नहीं, गलत आंसर। ये स्पेशली चीज है, इसमें ध्यान रखो। इसका Z 3 है। Z कितना है इसका? 3। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 4। इसमें इसका Z है 4, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 3। जब ऐसे न्यूक्लियस देखें तो मिरर न्यूक्लियस आते हैं। ये ना आइसोटोप में आते हैं, ना आइसोबार्स में आते हैं, ना आइसो किसी में आते हैं। नहीं समझे आप? फिर सुन लीजिए, जिनका Z और N का रेशियो रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब दीज आर मिरर न्यूक्लियाई। इसका आंसर होगा, अगर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं तो 4 ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया है तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ये है मिरर न्यूक्लियस, याद रखिएगा हमेशा। सही है ना? याद रखोगे इस चीज को? हेलो, याद रखोगे? यस सर। हाँ, ये स्पेशल चीज मैंने आपको बताई। तो मिरर न्यूक्लियस में जिसका Z नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सचेंज हो जाए
तो इसका मतलब वो मिरर न्यूक्लियस होंगे, ना वो आइसोटोप में आएंगे ना आइसोबार्स में आएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर। हैं, क्या बोल रहे हो? आया समझ में? हेलो, यस आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, ये ध्यान रखना, अब ये स्पेशल चीज मैंने आपको बताई, ऐसा क्वेश्चन जेई में पूछ सकता है। अब है न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्टेबिलिटी। आप जानते हो कि स्टेबिलिटी है क्या चीज? स्टेबल क्या चीज है? स्टेबल जब होता है जब एनर्जी मिनिमम हो। आप ध्यान रखो, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हम कूलम्स फोर्स की बात करें, कूलम्स फोर्स केवल चार्ज पार्टिकल में लगेगा, और आप जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन ही चार्ज पार्टिकल होता है। यानी पक्का है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी रेंज का फोर्स है, चाहे आर ज्यादा हो या आर कम हो, ये फोर्स तो हमेशा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा। बात समझे आप? तो ध्यान रखो, आप अगर हम न्यूक्लियस बनाते हैं कोई, अभी मैं प्रोटॉन की बात, न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, तो अगर उसके अंदर प्रोटॉन है तो अपने मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स के कारण वो लगभग एक्सट्रीम पर आ जाता है, और हर प्रोटॉन रिमेनिंग प्रोटॉन के कारण रिपल्सन फोर्स फील करता है। यानी ये वाले प्रोटॉन की हम बात करें तो रिमेनिंग मान लीजिए 4 प्रोटॉन है, तो 4 प्रोटॉन पर रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा। आ गया समझ में? नहीं आया? यानी किसी भी प्रोटॉन पर रिमेनिंग प्रोटॉन के कारण रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर तो न्यूट्रॉन भी है, तो न्यूट्रॉन जो है वो इस तरह कर लेते हैं अपने आप। ये न्यूट्रॉन है अंदर जो है, बल्क में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन ही होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो रिपल्सन फोर्स के कारण दूर जाने की कोशिश करेगा, वो अलग बात है कि बैलेंस हो जाए। लेकिन इसमें खास बात यह है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रल है, और जो प्रोटॉन है, उनके बीच में भी एक फोर्स काम करता है, उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो ये फोर्स हो गया। मतलब इन वाले न्यूट्रॉन पर केवल ये वाला प्रोटॉन फोर्स लगा रहा होगा, और इस प्रोटॉन पे केवल ये वाले न्यूट्रॉन फोर्स लगा रहे होंगे। ये वाले न्यूट्रॉन इस पर फोर्स नहीं लगा रहे, जबकि ये वाला प्रोटॉन रिमेनिंग प्रोटॉन के कारण रिपल्सन फोर्स फील करेगा। लेकिन इन न्यूट्रॉन का न्यूक्लियर फोर्स केवल इस पर लगेगा, बिकॉज इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। जो न्यूट्रॉन दूर है वो इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्यों भाई, क्लियर है कि नहीं है? अरे क्लियर है? यस सर। हाँ, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन के बगल में है, जो बिल्कुल शॉर्ट रेंज पर है, जो फर्मी के ऑर्डर की डिस्टेंस पर है, वो तो इस प्रोटॉन पे फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जो रिमेनिंग न्यूट्रॉन है, दे आर नॉट एक्सर्टिंग एनी फोर्स ऑन दिस। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फोर्स है हर किसी का अलग अलग डायरेक्शन में होगा, ये कोई सेंटर की तरफ डायरेक्टेड तो होगा नहीं। मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर फोर्स की। तो न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। जब ये सेंट्रल फोर्स नहीं है तो ये कंजर्वेटिव नेचर का भी नहीं। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स. इट कम्स इन एग्जिस्ट व्हेन द gap between the nucleons is 10 की पावर -15 मीटर. सेकंड थिंग, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है, जैसे दो कुत्ते हैं, दो डॉग हैं, मान लो एक डॉग है उसको हम प्रोटॉन नाम दे रहे हैं, और दूसरा डॉग जो है उसको न्यूट्रॉन नाम दे रहा हूं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, हालांकि न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवी होता है प्रोटॉन से। ये इन्होंने एक हड्डी पकड़ रखी है, ये हड्डी है बोन। इस बोन को कहते हैं पाई मीसोन। यानी पाई मीसोन का मतलब नेगेटिव चार्ज है। ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, यानी ये हड्डी खींच रहे हैं। यानी अगर ये हड्डी इस प्रोटॉन के पास आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन कन्वर्ट होके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और न्यूट्रॉन कन्वर्ट होके प्रोटॉन में हो जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर सुन लीजिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कैन बी एक्सचेंज
कैन बी एक्सचेंज बाई एक्सचेंजिंग ऑफ पाई मीसोन। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हेलो यस हेलो। Yes, हाँ, sir. तो क्या प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है? यस। जब ये पाई मीसोन इसके पास आ जाए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने, ये तो न्यूट्रल था, इसने अपना नेगेटिव चार्ज इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। सही समझे? ये नेगेटिव जो चार्ज है, ध्यान रखिएगा, ये न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल था, बात समझे आप? तो इसने अपना नेगेटिव चार्ज इसको दे दिया, तो खुद क्या बन गया? प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन इस पाई मीसोन को, नेगेटिव पाई मीसोन को लेने के बाद खुद न्यूट्रल हो गया। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कूलम्बियन फोर्स है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो क्या क्या समझे आप कि न्यूक्लियर फोर्स एक नॉन सेंट्रल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। यानी सारे न्यूट्रॉन पर एक प्रोटॉन फोर्स नहीं लगा सकता। मान लीजिए बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, तो उस पर कुछ ही ग्रुप न्यूट्रॉन के फोर्स लगाएंगे किसी एक प्रोटॉन पर। आ रही है बात मेरी समझ में? क्लियर है? क्यों भाई, मेरी बात Yes, समझ में sir. आ रही है ना? हाँ, Yes, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। Yes, yes, हाँ, चलिए, तो ध्यान रखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी। यानी न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। हालांकि प्रोटॉन प्रोटॉन में कूलम्बियन फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स दोनों काम करेंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में ओनली न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। बात समझे आप? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? so, हाँ, no, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। मैं कुछ चीजें और पूछता हूँ आप। मैंने आपको बोला, अब स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ध्यान रखना स्टेबिलिटी की बात। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत हैवी न्यूक्लियस है, क्या है भी? बहुत हैवी न्यूक्लियस। मान लीजिए ये बहुत हैवी न्यूक्लियस, मैं ऐसे ही शेप बना दे रहा हूं, होता परफेक्ट इस पे। ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन पर जो रिपल्सिव फोर्स पड़ रहा है, ये रिपल्सन फोर्स है, ये उन प्रोटॉन की वजह से पड़ रहा है जो दूर है, और इसको बगल वाले जो न्यूट्रॉन हैं, जो बिल्कुल इसके नेबरहुड में है, जो इसकी रेंज में है, वो सारे फोर्स लगा रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स। मान लीजिए ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये बंधा रहेगा, तो स्टेबिलिटी आएगी। क्या आएगी भी? स्टेबिलिटी आएगी। अब स्टेबिलिटी में क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर बहुत ज्यादा हैं प्रोटॉन से, और हैवी न्यूक्लियस है, कैसा है? हैवी न्यूक्लियस, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब है कि हर प्रोटॉन को बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। जब बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, तो उस पोजीशन में ये प्रोटॉन पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा न्यूट्रॉन की वजह से, जबकि रिमेनिंग प्रोटॉन की वजह से जो रिपल्सन फोर्स होगा वो कम होगा। यानी ऐसा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ये हैवी न्यूक्लियस की ध्यान रखना। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स, एंड सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज स्टेबल। बात क्लियर है? तो मेन चीज है, हम स्टेबिलिटी जनरली डिफाइन करते हैं एनर्जी से। तो एनर्जी को जो बताया, वो बताया सीई वॉन। मैं बता रहा हूं पूरा, सीई वॉन। क्योंकि ये सवाल आ चुका है, इसलिए ध्यान रखना। तो पहला उसने बताया कौन कौन सी एनर्जी होती है। पहली है डीप इनसाइड द न्यूक्लियस, बल्क में न्यूक्लियर एनर्जी।
दूसरी बात है सरफेस पर प्रोटॉन होते हैं, तो सरफेस एनर्जी, न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो सरफेस एनर्जी। और तीसरी है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये टोटल एनर्जी है किसी भी न्यूक्लियस की। बात समझे आप? यानी अगर टोटल एनर्जी का सम जिस न्यूक्लियस की तीनों एनर्जी मिलके मिनिमम होगी, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। बात क्लियर हुई? क्या कहा मैंने? जिनकी तीनों एनर्जी मिलके मिनिमम होगी, वो न्यूक्लियस मोर स्टेबल होगा। अब हम पहले टोटल एनर्जी बात करेंगे और मिनिमम एनर्जी के लिए आप मैक्सिमम मिनिमा लगाएंगे। मान लीजिए वो कहता है कि कोई न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास नंबर ए है। अब एटॉमिक मास नंबर ए, तो काफी न्यूक्लियस के हो सकते हैं जिनके जेड डिफरेंट होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ए है, तो फाइंड द आइसोटोप। फाइंड द आइसोटोप यानी वो आइसोटोप्स निकालो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखिए, तो उसने जो रिजल्ट दिया वो रिजल्ट देखिए। उसने लिखा जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो है, मान लीजिए ए वाई, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर। ए वाई ए माइनस ए जेड। हालांकि ये रिजल्ट आपको दिया हुआ होगा, अगर क्वेश्चन में आता है पेपर में, याद नहीं करना है। कि पावर 3/2 सरफेस एनर्जी होती है माइनस मान लीजिए ए जेड इंटू Z-1 अपॉन ए की पावर 2/3 माइनस ए डैश इंटू ए माइनस जेड। ए माइनस 2Z क्या बताया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने, डिफरेंस। ए माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर। और लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, ये तो आपको मालूम है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहां पर प्लस ही आएगी। ए की पावर 5 अपॉन ए की पावर 3/4। यानी इन सारी एनर्जी को अगर मैं जोड़ दूं, ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी, तो ये टोटल एनर्जी होगी न्यूक्लियस की। बात समझ में आई? इसमें ए क्या है? इसमें ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर, सॉरी मास नंबर, ए वाई ए जेड ए डैश और ये ए, ये सारे कांस्टेंट हैं, ये वैल्यू दी होगी आपको। उसके बाद अगर मुझे फॉर गिवन ए मुझे पता करना है कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, तो मैं क्या करूंगा? ए तो कांस्टेंट है, तो यहां पर मैं लिखूंगा डी अपॉन डी जेड। डी अपॉन डी जेड निकालूंगा मैं, क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट है, ये फंक्शन कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा और इसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। देखिए आप गौर से, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ ये दोनों टर्म ऐसे हैं जो z पर डिपेंड कर रहे हैं। तो डी अपॉन डी जेड को अगर मैं 0 करूंगा तो मुझे मालूम चलेगा z। मुझे क्या मालूम चलेगा? z। अब z की वैल्यू को अगर मैं यहां प्लेस करूंगा, और एक बात समझे आप, तो z की वैल्यू मुझे मालूम चल गई कितनी है। अब z मालूम है, मुझे a मालूम है, तो मैं पीरियोडिक टेबल से उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकता हूं जो इस नंबर का है, इस एटॉमिक मास नंबर का है और सबसे ज्यादा स्टेबल। इसके बगल वाला न्यूक्लियस और उसके बगल वाला न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको, ये फॉर्मूले को एक्सपेरिमेंटल दिया था सी वॉन बेजिकर ने। तो कौन कौन सी एनर्जी थी? न्यूक्लियर,
जो डीप में है, सरफेस एनर्जी जो न्यूक्लियॉन्स के कारण भी है और सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के कारण भी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो आपकी प्रोटॉन्स के बीच में है, चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो आप समझे कि न्यूक्लियॉन्स कैन बी ट्रांसफर इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बिकॉज दे कैन एक्सचेंज अ चार्ज विदाउट मास। वो पाई जो मीसॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है लेकिन वो मास लेस है, तो जब प्रोटॉन उस पाई मीसॉन को गेन करता है तो खुद न्यूट्रल हो जाता है और न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हुआ? Yes, sir. ध्यान Yes, रखिएगा, हाँ ये Yes, sir. टोटल न्यूक्लियर एनर्जी है। तो न्यूक्लियर एनर्जी कैन नॉट बी फाइंड बाय सिंगल फॉर्मूला। तीन तरह के रिजल्ट हैं, न्यूक्लियर, सरफेस एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। आया कि नहीं आया? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी और डिफाइन होती है जिसमें एन अपॉन जेड क्या हो। क्यों भाई, अगली क्लास कंटिन्यू कर दूं क्या दूसरी? हेलो, 40 मिनट के बाद ये क्लास ऑफ हो जाएगी। 5 मिनट हाँ के सर, बाद ये कंटिन्यू क्लास कर ऑफ हैं? कर दी बाकी कर लोग दीजिए। बोले, कंटिन्यू कर दीजिए सर। कर बाकी दीजिए लोग सर, बोले कर दीजिए इसी मीटिंग आईडी में भेज देंगे हम, है ना? यस सर। हाँ, इसी मीटिंग आईडी में ज्वाइन कर लेना, 5 मिनट बाद ही स्टार्ट हो जाएगी। आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है ना? सर। हेलो, ठीक है ना? अब मैं आपसे थोड़ी बात सर। करूं, इंपॉर्टेंट जो जेई में आया सवाल। एक न्यूक्लियस ऐसा है जिसमें एन अपॉन जेड का रेशियो दिखाया जाता है। जनरली ये पैकिंग फ्रैक्शन है। क्या है ये? अभी मैं और बताऊंगा पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। अगर एन अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 या 1 के बहुत क्लोज है, एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ध्यान रखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ध्यान रखिए। ए होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लेकिन एन होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एन अपॉन जेड का रेशियो किसी न्यूक्लियस के लिए अप्रोक्सीमेट 1 है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल। क्या है? ये बहुत ज्यादा स्टेबल, यानी ये मोस्ट स्टेबल है। या इसके बाद की हम बात करें कि अगर एन अपॉन जेड का रेशियो ग्रेटर देन 1 तो स्टेबल तो है। क्या है वो? स्टेबल तो है लेकिन पहले के कंपेयर में लेस स्टेबल, पहले के कंपेयर में लेस स्टेबल। हालांकि इस चीज को हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, क्योंकि हर न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। तो अभी हम तो फिलहाल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, बाद में रेडियो एक्टिविटी आएगा। और अगर एन अपॉन जेड अगर लेस देन 1 है, क्या है? अगर लेस देन 1 है तो अनस्टेबल है। तो तीन चीजें बताई मैंने आपको, ये दोनों ही स्टेबल है, लेकिन जिसमें एन अपॉन जेड का रेशियो इज वेरी क्लोज टू 1 और 1 दैट इज मोस्ट स्टेबल। लेकिन जिसमें एन अपॉन जेड का रेशियो ग्रेटर देन 1 है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है और हैवी न्यूक्लियस है, तो वो स्टेबल तो होगा लेकिन इससे लेस स्टेबल। और जिसमें एन अपॉन जेड लेस देन 1 है, ये अनस्टेबल होगा। बात समझिए? जैसे मैं बात करूं आपसे कि एक ग्राफ बनाता हूं, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। यहां पर मैंने पॉइंट लिखा ए, यहां पर पॉइंट लिखा बी, और यहां पर पॉइंट लिखा सी। ये तीन न्यूक्लियस आपको दिए। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सीधी बात है, बताओ जल्दी, कौन सा इसमें तीन न्यूक्लियस है आपके पास, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बी सर, बी। वेरी गुड, क्योंकि एन अपॉन जेड अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1। उसके बाद ए। दूसरा स्टेबल कौन सा है? ए, ए। क्योंकि नंबर ऑफ ए। न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। ए। उसके बाद सबसे अनस्टेबल कौन सा है? सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है? अरे सी बोलो यार, ये सी। समझ सी। में आया नहीं आया? हाँ, समझ में आया नहीं आया? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं क्लास को अब 10 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा, ठीक है? हेलो हेलो यस सर। हेलो, मैं 10 से 12 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा क्लास। बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अभी यस बिल्कुल सर। बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, और ध्यान रखिएगा ऐसे ही करेक्ट करेंगे आप। ओके, हाँ 11:50 पे स्टार्ट होगी, 11:50 पे क्लास होगी।
ठीक है सर। Yes. Okay, sir. Yes.